हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे नए यूट्यूब चैनल द चैम्बर लॉ क्लासेस में। और आज से हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ने वाले हैं सीपीसी, जो कि हमारा 30 या 35 लेक्चर की क्लास होगी। और इस 30-35 क्लास करने के बाद आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी अदर रिसोर्सेस को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट है। कुछ चीज़ें आपको करनी है, जो कि है कि आप इस लेक्चर को आराम से सुनिए, उसके बाद UIQ लगाइए, MCQ लगाइए। ये मोर देन सफिशिएंट है आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब के लिए। तो बिना किसी लेट के हम लोग अब सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ने वाले हैं सीपीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है किसी भी समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए कुछ अधिकार और दायित्व दिए जाते हैं, और कुछ अधिकार और दायित्व सिर्फ दे देने से ही न्याय नहीं मिलता, उसका क्रियान्वयन करना भी जरूरत है। उसे क्रियान्वयन मतलब कि इन्फोर्समेंट की भी जरूरत है। अगर आपके पास आपने एक बाइक खरीदी है और बाइक को आप अपने पास रखने का अधिकार है आपके पास, और उसको किसी थर्ड पर्सन ने, बी ने, इसको आपसे चुरा लिया, तो आपके पास ये रेमेडी होनी चाहिए कि आप बी के खिलाफ पुलिस स्टेशन पे जाएं और इसकी शिकायत दर्ज करा दें। अगर आपके पास ये रेमेडी नहीं होगी तो फिर आपको जो राइट्स मिले हुए हैं इसका वैल्यू 0 है। इसलिए आपको इन्फोर्समेंट कराने के लिए अपने राइट्स को लॉ की जरूरत पड़ती है। और आपको इसलिए ही ये जानना भी चाहिए कि हमारे समाज में 2 तरह के लॉ होते हैं। वो 2 तरह के लॉ कौन से हैं? एक है सबस्टेंटिव लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। सबस्टेंटिव लॉ को हम लोग सारभूत विधि कहते हैं, सारभूत विधि। और प्रोसीजरल लॉ को हम लोग प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं, प्रक्रियात्मक विधि। अब इसी प्रक्रियात्मक विधि में ही 2 तरह के विधि होते हैं, एक क्रिमिनल को लेकर के, एक सिविल को लेकर के। आज हम लोग सब कुछ जानेंगे। क्रिमिनल को लेकर के जो प्रोसीजरल लॉ है उसको हम लोग जानते हैं, पहले CRPC था जो अब BNSS हो गया है। सिविल को लेकर के CPC, जिसकी आज हम लोग क्लास कर रहे हैं। सबस्टेंटिव लॉ क्या होता है? सबस्टेंटिव लॉ अधिकारों और कर्तव्यों को लागू करने के को स्थापित करता है। किसी भी व्यक्ति और संस्थानों में कौन से अधिकार और कर्तव्य हैं उसको स्थापित करने का काम सबस्टेंटिव लॉ करता है। और अगर आपके अधिकारों को कोई वायलेट किया या आपने किसी के अधिकारों को वायलेट किया तो क्या पनिशमेंट होगी, वो सबस्टेंटिव लॉ बताता है। ठीक है। वहीं अगर हम प्रोसीजरल लॉ की बात करें, प्रोसीजरल लॉ वो क्या होता है? सबस्टेंटिव लॉ को इन्फोर्स बेटर तरीके से हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शिता हो, और क्या तरीका होगा सबस्टेंटिव लॉ को इन्फोर्स कराने का, वो प्रोसीजरल लॉ बताता है। ये हम लोग जान गए सबस्टेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में अंतर। ठीक है। आगे हम इसको PPT के माध्यम से भी एक बार पढ़ लेते हैं। सबस्टेंटिव लॉ, सबस्टेंटिव लॉ Substantive law define, creates and govern the rights, duties, obligations of legal persons. It determines the primary rights in a legal dispute. आपको क्या राइट्स मिले हुए हैं, क्या ड्यूटीज मिली हुई हैं, ये आपको सबस्टेंटिव लॉ बताता है। जैसे कि BNS, BSC, TPA, सोगा। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ
prescribe the mechanism, rules, and method for enforcing the substantive rights. It's govern the entire process of legal proceeding, जैसे कि BNSS और CPC। यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे जाते हैं। आप लोग आज CPC हम लोग पढ़ रहे हैं, तो CPC सिविल लॉ का प्रोसीजर लॉ है, ठीक है। सिविल लॉ क्या होता है, इसको हम लोग जल्दी से खत्म कर लेते हैं जान के। देखिए, सिविल लॉ दो पर्सन्स के बीच की कंपेंसेशन की बात करती है, ठीक है। मतलब कि अगर एक व्यक्ति ने, एक ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और दूसरा बी नाम का व्यक्ति है। एक ए नाम के व्यक्ति ने 10 रुपए दिया बी को और कहा तुम इसके बदले में मुझे एक पेन दे देना। बी ने ए से 10 रुपए तो ले लिए, लेकिन पेन नहीं दिया। अब ए के पास कॉज ऑफ एक्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वाद हेतु क्या होता है कि कभी भी आपके अधिकारों का, जो कि हम लोग अभी आज ही की क्लास में पढ़ने वाले हैं, अधिकारों का जब आपको उल्लंघन होता है तो आपके पास तुरंत वाद हेतु का जन्म हो जाता है, मतलब कि कॉज ऑफ एक्शन का जन्म होता है। और कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है कि आपको ये अधिकार मिल जाती है कि आप दूसरे पार्टी से कंपेंसेशन ले सके और आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। यही इसी को हम लोग कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। तो चलिए इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ लेते हैं। सिविल लॉ की बात हो रही थी और हम लोग जानते हैं कि सिविल लॉ एक व्यक्ति और दो व्यक्ति के बीच की क्षतिपूर्ति, डैमेजेस या आप कंपेंसेशन लेने की बात करता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग क्रिमिनल लॉ की बात करें तो क्रिमिनल लॉ कभी दो व्यक्तियों के बीच की बात नहीं करता, वो पूरा इंटायर स्टेट की बात करता है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति है ए और बी नाम का एक व्यक्ति मार्केट आता है सब्जी खरीदने, और ए ने उस पर ट्रक से गोली चला दी, ठीक है। अब ए ने जब उसको गोली चलाई तो बी तो मर गया, लेकिन साथ साथ में उसके गांव के जितने लोग थे, ठीक है, वो सभी मार्केट आना बंद कर दिए। क्यों? डर के मारे। और इनकी रक्षा करने का दायित्व किसके ऊपर था? इनके रक्षा करने का दायित्व हमारे गवर्नमेंट या स्टेट को था। इसलिए कभी भी क्रिमिनल मैटर में कोई भी ऑफेंस होता है तो एक तरफ स्टेट लड़ती है और दूसरी तरफ वो एक्यूज्ड लड़ता है, और विक्टिम की तरफ से स्टेट लड़ती है, क्योंकि क्रिमिनल मैटर में स्टेट के बिहाफ पे ऑफेंस होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग सिविल की बात करते हैं तो सिविल में सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हर्जाना वसूल करना, किसी भी तरह के क्षतिपूर्ति वसूल करने की बात की जाती है। इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अगर हम लोग सीपीसी की बात करें तो सीपीसी में हम लोग जानते हैं कि सीपीसी में 158 सेक्शन है, 51 ऑर्डर है और करीब 693 रूल है। इसको देख करके ये लगता है कि लड़के कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम सेक्शन पढ़ें, रूल को पढ़ें, ऑर्डर को पढ़ें या रूल को पढ़ें। देखिए, इसको पढ़ने का तरीका यही है कि आपको ऑर्डर और सेक्शन साथ साथ पढ़ना है, क्योंकि ऑर्डर और सेक्शन अगर हम लोग साथ साथ नहीं पढ़ते हैं तो
करने का और भूलने का बहुत ज्यादा चांस होता है। लेकिन अगर ऑर्डर सेक्शन को अगर हम लोग दो चीजों को एक साथ ले लेते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, तो आप रिलेट कर पाते हैं कि दोनों चीजें हैं क्या, और आपको एक चीज भी याद हो गई ना तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फिर आप किसी भी एग्जाम में अगर आप सीपीसी को लेकर के एग्जाम देते हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, खास तौर से ये एग्जाम, ये क्लास करने के बाद। दूसरी तरफ सीपीसी को पढ़ने के बाद के पहले हम लोग कुछ हिस्टोरिकल ओवरव्यू भी ले लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सीपीसी। देखिए, आपको पता है कि 1756 या 1763 प्लासी या बक्सर के युद्ध के बाद वारेन हेस्टिंग्स आते हैं गवर्नर बन के, और उसके बाद से ही हमारे देश में नियम और कानून बनने लगते हैं। सीपीसी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो सीपीसी अधिनियमित किया गया था भारत में वो 1859 का था। उसमें कुछ कमियां रही होंगी और कमियां थी भी, जिसकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई। फिर उसको कुछ कमियों को सुधारने के लिए 1877 में दोबारा से सीपीसी बनता है। उसमें भी कई सारी कमियां, कुछ गलत चीजें ऐसी डाल दी गई जिसको समाज में पूरी तरीके से लागू कर पाना मुश्किल था। फिर 1882 में बनता है कि ये भी पूरी तरीके से वो प्रभाव नहीं जमा पाता हमारे समाज में। लास्ट में 1908 में सीपीसी बन के तैयार होता है, जो कि 1 जनवरी 1909 से हमारे देश में लागू है। और वही सीपीसी कुछ संशोधन हुए ही हैं 1908 की सीपीसी में, 1978-77 में, 1999 में, 2002 में इसमें अमेंडमेंट की गई है। लेकिन आखिरकार जो 1908 का हमारा सीपीसी है वो आज तक चल रहा है और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग इसको पीपीटी से भी देख लेते हैं। इधर हम लोग ने सिविल लॉ और की कुछ डिफिनीशन भी बताई है कि सिविल लॉ डील्स विद प्राइवेट डिस्प्यूट्स नॉट क्राइम, फोकस ऑन द इंडिविजुअल राइट एंड ड्यूटीज। पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड द रेमेडीज, कंपेंसेशन, डैमेजेस एंड रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट, स्कोप, कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ। ठीक है, ये हम लोगों ने कुछ यहाँ सेक्शन बता दिए। 158 सेक्शन है, 51 ऑर्डर्स हैं, 693 रूल्स हैं, इन्फोर्समेंट 1 जनवरी 1909 है। ये सब आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा, पीपीटी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे देखते हैं, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सिविल प्रोसीजर है। इसमें 1859 में बना, फिर 1877 में बना, 1908, 1976। ठीक है, ये अमेंडमेंट की बात की गई है। 1999 में भी एक अमेंडमेंट हुई है, 2002 में भी अमेंडमेंट हुई है। ठीक है, ये हम लोग कैसे विकास होता है, इसको ज्यादा गहराई से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीपीसी की शुरुआत कैसे होती है और सीपीसी का यूज कहाँ है, कैसे है, ये हम लोग आगे जानते हैं। देखिए, आपको पता है कि जहां अधिकार है वहां उपचार है। इसी सिद्धांत पर सीपीसी
हमारा चलता है, ये आपको पता है। तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं अधिकार, दूसरी जगह उल्लंघन, और तीसरा उपचार। मतलब कि आपके पास अधिकार का अगर आपके उल्लंघन हुई तो आपके पास उपचार आपको करने का भी अधिकार मिल जाता है। आप अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कभी भी जब भी आपको उल्लंघन हुआ आपके अधिकार का तो आपके पास वाद हेतु उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या होता है, आपके पास एक अधिकार मिल जाते हैं कि आप उस उल्लंघन की क्षतिपूर्ति के लिए कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट जाकर के किस चीज की मांग कर सकते हैं? डैमेजेस की, कंपेंसेशन की, या जो भी आपको रॉन्ग हुई है, हानि आपको जो मिली है, उसके लिए आप कंपेंसेशन कोर्ट में मांग सकते हैं। अब होता क्या है कि आप जाएंगे कैसे, कोर्ट में करेंगे क्या, ये जानना जरूरी है। होता यह है कि जैसे आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप एक प्लेंट बनाते हैं, और प्लेंट जिसको हम लोग वाद पत्र कहते हैं, ठीक है, वाद पत्र कहते हैं। प्लेंट को जब आप कोर्ट में देते हैं तो वहां पर एक कंप्यूटराइज्ड नंबर चढ़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग कभी कभी कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट नंबर भी बोलते हैं, या इसको हम लोग CRN नंबर भी कहते हैं। और जैसे ही इस पर CRN नंबर चढ़ा, आपके आपके आप इसको आराम से सुनिए। अधिकार आपके पास थे, आपके पास एक अधिकार था, ठीक है, अधिकार का उल्लंघन हो गया। अब आपको उपचार लेना है। जब आपको उपचार लेना है तो आपको करना क्या होगा? आपको कोर्ट जाना होगा। कोर्ट में ऐसे तो जाएंगे नहीं, आप एक प्लेंट बनाएंगे। आपको क्या रेमेडी चाहिए, वो वाद पत्र बनाएंगे और उसको ले जाके कोर्ट में जमा करेंगे, और कोर्ट वाला उसमें CRN नंबर डालेगा, CRN नंबर उस पर डालेगा। और जैसे ही उस पर CRN नंबर पड़ता है या डाला जाता है, वो तुरंत वाद बन जाता है, जिसे हम लोग सूट कहते हैं, ठीक है। इस टाइमलाइन को समझिए। आपके पास एक अधिकार था, उसका उल्लंघन हुआ, अब उसके उपचार के लिए आप चले गए कोर्ट, कोर्ट में गए, प्लेंट दाखिल किए, और प्लेंट जिसको वाद पत्र कहते हैं उस पर कंप्यूटराइज्ड नंबर चढ़ गया, और जैसे नंबर चढ़ा वो हो गया वाद, या इंग्लिश में कहते हैं सूट, ठीक है। आगे देखिए होता क्या है। सबसे पहले एक हम लोग काम करते हैं, अच्छे से टाइमलाइन को बना लेते हैं कि प्रोसीजर चलती कैसे। और एक बार आप टाइमलाइन को पढ़ लेंगे ना, तो फिर आगे की चीजें और आसान हो जाएंगी। तो एक बार आप टाइमलाइन को देख लीजिए। आपके पास एक अधिकार था, इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। उसका हुआ उल्लंघन, आपको चाहिए उपचार, आप गए कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में आपने वाद पत्र डाला, प्लेंट, ठीक है, ऑर्डर 7 में, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। वाद पत्र डाला, उस पर CRN नंबर पड़ा, ठीक है। जैसे ये उस पर नंबर कंप्यूटराइज्ड पड़ गया,
वो बन गया आपका सूट। ठीक है, अब आप प्लेंट वाद पत्र जब डालते हैं उसके साथ आप अपने रिस्पोंडेंट को या डिफेंडेंट को या दूसरी पार्टी को एक समन भेजते हैं। समन है ऑर्डर 5 में। ये आगे सब कुछ मैं लिखा हुआ हूं, आप इसको लेकर के चिंता मत करिए, आप बस एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके पास एक अधिकार था, उसका उल्लंघन हुआ, आपको उपचार चाहिए, आप कोर्ट गए, कोर्ट जाने के बाद आप प्लेंट दाखिल किए, प्लेंट के साथ आपने जो दूसरी वाली पार्टी है उसको समन भेजा। ठीक है, उस पर जैसे ही सीआरएम नंबर पड़ा आपके प्लेंट पर, वो बन गया सूट। ठीक, अब होता आगे क्या है, जब आप समन भेजते हैं ना तो दूसरा पार्टी उस पर अपना रिटर्न स्टेटमेंट भेजता है। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर इट, हम बताएंगे, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रूल इसमें है सब कुछ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। वो रिटर्न स्टेटमेंट भेजता है, जैसे वो रिटर्न स्टेटमेंट भेजा उसके बाद सुनवाई शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एग्जामिनेशन होता है, उसमें विवादक बिंदु देखे जाते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बाद, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बाद विवादकों का स्थिरीकरण होता है। मुझे पता है इसमें कई लोगों को ये नहीं समझ में आता होगा, मैं टाइमलाइन एक बार इसीलिए ही लिखवा रहा हूं कि आप लोग, जिन लोगों को भी नहीं आ रहा है, वो कम से कम दिमाग में बैठा लें कि ऐसा कुछ होता है। आगे जब हम लोग इस चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इस पूरे टाइमलाइन को हम लोग फिर रिवाइज करेंगे, आप उस समय इस चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, आपको नया नहीं लगेगा। इसलिए मैं एक बार आप इस चीज़ों को देखते जाएं, सिर्फ देखें, एक बार और मैं रिवाइज करता हूँ। विवादों का स्थिरीकरण होगा, उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वादी के साक्ष्य के होते हैं, उसके बाद प्रतिवादी के साक्ष्य होते हैं, प्रतिवादी के साक्ष्य होते हैं, उसके बाद निर्णय होता है, निर्णय या डिग्री। ठीक है, और उसके बाद अपील। ठीक है, चलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आपके पास एक अधिकार था, उसका उल्लंघन हो गया, आपको उपचार के लिए कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट में आप प्लेंट दाखिल किए, प्लेंट के साथ आपने दूसरी पार्टी को समन भेजा। अब जब समन आपने भेजा तो उसने अपनी रिटन स्टेटमेंट डाली, जवाबदेही डाली। अब जब रिटन स्टेटमेंट उसने डाल दी तो उसके बाद सुनवाई हुआ, और उसके बाद देखा गया कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। विवादक बिंदु भी कहते हैं, विवादक बिंदु। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, उसके बाद विवादकों का स्थिरीकरण हुआ। अभी हम 2 मिनट में कुछ चीजें बता देते हैं जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद विचारण प्रारंभ हो गया, विचारण स्टार्ट हुआ, ट्रायल और विचारण हुआ। उसके बाद वादी के साक्ष्य लिए गए, प्रतिवादी के साक्ष्य लिए गए, उसके बाद निर्णय हुआ, उसके बाद अपील होता है। ये पूरा टाइमलाइन है। ठीक है, इसमें समझने वाली बात ये है कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है।
तो एक बार इसको देख लीजिए, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये होता है जिसको हम लोग विवादक बिंदु भी कहते हैं, कि जब ए नाम का व्यक्ति बी नाम के ऊपर केस करता है, सिविल कोर्ट जाता है, और वो बताता है अपनी चीजों को कि उसको क्या क्या बी से प्रॉब्लम्स हुई हैं, बी ने किस किस अधिकारों का हनन किया है। जैसे ए ने बोला कि उसने मेरी गाड़ी भी ले ली, फिर दूसरी चीज बोला कि उसने मेरा बंगला भी ले लिया, तीसरी चीज बोला उसने मेरी जमीन भी ले ली, चौथा चीज बोला कि उसने मेरे कपड़े भी ले लिए। ठीक है, 4 चीजें बोला। अब बी और ये प्लान करने के बाद उसने एक समन भेजा। अब बी क्या करेगा, रिटन स्टेटमेंट डालेगा, वो बोलेगा, अपनी जवाब देगा कि क्या ऐसा सच में हुआ या नहीं हुआ। तो बी क्या किया, उसने भी 4 चीजें की, ए 1 2 3 4, और वो बोला, जैसे ए ने बोला कि मैं कुछ भी एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लेता हूं, कि बोला बंगला, गाड़ी, जमीन और कपड़े, 4 चीजों ने बी ने हमसे ले ली। बी ने जवाब दिया कि देखिए मैंने बंगला तो लिया है, मैंने कपड़े भी लिए हैं, लेकिन मैंने गाड़ी और जमीन नहीं ली है। यानी कि वो पहला और चौथी चीजों को मान रहा है, लेकिन दूसरी और तीसरी जो चीजें हैं उसको वो निगलेक्ट कर रहा है, डिनाई कर रहा है। अब यही पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, यही पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि अब कोर्ट को पहले और चौथे से नहीं मतलब है। कोर्ट को ये नहीं जानना है कि पहला और चौथा क्या कह रहा है, क्योंकि वो दोनों नहीं उस समान बातों पे सहमत हो गए। और जब आप 4 चीजें बताए और उसने भी 4 चीजों का रिप्लाई दिया, और वो उसने पहले को मान लिया, चौथे को मान लिया, दूसरे और तीसरे को नहीं माना, तो फिर पहले और चौथे को वो जब मान रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, फिर कोर्ट कहेगा फिर लड़ाई कैसी। जब वो पहले और चौथी चीजों को पहले से ही एक्सेप्ट कर रहा है अगला व्यक्ति, तो फिर दूसरा और तीसरे की सिर्फ लड़ाई है, तो फिर हम पहले और चौथी से कोई मतलब रखेंगे ही नहीं। तो फिर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है दूसरा और तीसरा। अब लड़ाई किस पे है, दूसरे पे और तीसरे। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं विवादक बिंदु क्या है। अब ये 10 चीजें बोलेगा, 10 चीजें बताया, और ये 10 चीजों का रिप्लाई दिया, और 10 चीजों में वो 9 चीजें मान लिया, एक चीजें नहीं मान रहा है, तो फिर लड़ाई 10 की नहीं हुई, बची तो एक, लड़ाई उसकी होगी। इसी को हम कहेंगे विवादक बिंदु। और जब विवादक बिंदु तैयार होके आ जाता है ना, विवादक बिंदु की ए है, ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, इसी को अब कोर्ट मान लेता है कि लड़ाई सिर्फ इस वाले मुद्दे पे है, इस वाली चीजों पे ही लड़ाई जब होगी, तो उसी को ही वो आगे प्रोसीड करेगा, और इसी को हम लोग कहते हैं विवादों का स्थिरीकरण। विवादों का स्थिरीकरण। ठीक है, यहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आता। ये अभी भी बस कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको आप ऐसे समझ लीजिए, आगे इन सब चीजों को फिर से हम रिवाइज कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, ये हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे। ये एक बार आप पीपीटी पे देख लीजिए कि ये ओविजा सिविल मीडियम पर ही प्रोसीजर लॉ चलता है। आपके अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो उपचार के लिए आप वाद हेतु उत्पन्न हो जाता है। वाद हेतु का मतलब क्या होता है, न्यायालय में जाने का आपके अधिकार, जिसे आप न्यायालय में वाद दाखिल करने का आपको अधिकार मिल जाता है। ठीक है, वाद पत्र में जब आपको वाद संख्या सूट नंबर पड़ जाती है, CR नंबर पड़ जाती है, तब उसी को हम लोग
सूट कहते हैं या उसी को हम लोग वाद कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, तो इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं रेप्लिकेशन। प्रत्युत्तर क्या होता है, वादी द्वारा प्रत्युत्तर क्या होता है, प्रतिवादी द्वारा प्रत्युत्तर क्या होता है, ये हम लोग इस बार देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है। ये क्या करता है, ये कहता है प्लेंट में चार चीजें बोलता है कि चार तरह के उसके राइट्स का वायलेशन बी ने किया है। बी क्या करता है, चार चीजें लिखता है। ठीक है, अब ये जो चार चीजें बी लिखेगा ना, ये जो चार चीजें बी लिखेगा वो रिटन स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, लिखित कथन। ठीक है, चार चीजों का उसने जवाब दे दिया बी नाम का व्यक्ति ने। ये ए ने चार आरोप लगाए, चार का जवाब किसने दिया, बी दिया। साथ में उसने 2 पॉइंट और जोड़ दिए। मान लीजिए उसने चार चीजें बोला ना, मैं आपको बताया कि बंगला लिया, गाड़ी लिया और कपड़े भी ले लिए, जमीन भी ले लिए। ये चारों का जवाब दिया कि देखो मैंने ना बंगला लिया, ना गाड़ी लिया, ना जमीन लिया, ना मैंने कपड़े लिए। और 2 चीजें पॉइंट खुद ही ऐड कर दी, और 2 चीजें ऐड क्या की कि अरे तुमने मेरे क्या क्या नहीं ले लिए, तुमने तो मेरा सोना ले लिया, तुमने तो मेरा घड़ी ले लिया, 2 चीजें और जोड़ दिया। अब क्या होता है ना, जब ये अपनी 6 चीजों को भेजता है, तो अब ए का काम है, 4 चीजों को तो देखेगा ही देखेगा, 5 और 6 का जवाब ए अब देगा। 5 और 6 का जवाब ए देगा कि क्या वो सच में ही जो वो बोल रहा है कि घड़ी और सोने की बात मैंने एग्जाम्पल दी, क्या सच में उसने लिया है ए या नहीं लिया, या झूठ मूठ का आरोप लगा रहा है। तो 5 और 6 का जब वो जवाब देता है ना, इसी को कहा जाता है वादी द्वारा प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर, ठीक है। अब 5-6 का जवाब तो दिया, और 7-8 2 पॉइंट और जोड़ दिया और कहा कि ऐसा है तुम तो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। चलो लो, अब मैं तुमको बताता हूं, तुम भी हमसे इतने दिन पहले मुझसे 2 चीजें लिए थे। तुमने मुझसे मेरे आईफोन्स ले लिए थे, तुमने मुझसे मेरा चार्जर, हेडफोन, ईयरफोन ले लिया था, 2 चीज और ऐड कर दिया। अब इसका जवाब बी फिर से देगा, 7 का और 8 का। अब 7 का और 8 का जवाब फिर से देगा, तो इसको कहा जाता है प्रतिवादी द्वारा प्रत्युत्तर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वादी द्वारा प्रत्युत्तर और प्रतिवादी द्वारा प्रत्युत्तर क्या होता है। एक बार और हम लोग आसानी से समझ लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा डिफिनेशन लेते हैं। ए नाम का व्यक्ति है, उसने 2 आरोप लगाया बी के ऊपर, बी ने 2 आरोप के साथ 2 आरोप और लगाया। अब रिटर्न स्टेटमेंट में अब ये लिखित कथन करेगा। अब ये 3-4 का जवाब कौन देगा, ये देगा 3-4 का। अब तब जवाब देगा तो इसको क्या कहेंगे, वादी द्वारा प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर। और जब इस 3-4 के जवाब के बाद वो 5 और 6 2 और पॉइंट ए दिन लिख के भेजता है, तो ये 5 और 6 इसका जवाब फिर प्रतिवादी देगा। और जब प्रतिवादी 5 और 6 का जवाब देगा, इसको कहते हैं प्रतिवादी द्वारा प्रत्युत्तर। ठीक है, इतना तो समझ आ गया होगा। इसको एक बार हम लोग पीपीटी से देख लेते हैं। देखिए, वादी द्वारा प्रत्युत्तर, ए का पक्ष
वाद दायर किया 1 2 3 4, ठीक है। लिखित कथन दायर किया बी ने, और लिखित कथन में ए के विरुद्ध 2 अतिरिक्त बिंदु भी शामिल कर दिए, ठीक है। अब वादी ए ने 2 अतिरिक्त बिंदुओं का उत्तर देगा, इस वादी द्वारा प्रत्युत्तर कहा जाएगा। यदि प्रतिवादी अपने लिखित कथन में वाद का उत्तर देने के अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त तथ्य जोड़ता है, जो जब वादी उन अतिरिक्त बिंदुओं का उत्तर देता है तो उस उत्तर को वादी द्वारा प्रत्युत्तर कहा जाता है। आगे प्रतिवादी द्वारा प्रत्युत्तर, वादी ए वाद दायर करता है, वाद 1 और 2, प्रतिवादी लिखित कथन किया, उसमें 2 पॉइंट जोड़ दिया, फिर वादी ने 2 पॉइंट और जोड़ करके प्रतिवादी को भेजा, तो वादी इसका उत्तर देगा जिसे वादी द्वारा प्रत्युत्तर कहेंगे। यहाँ फिर प्रतिवादी उत्तर देगा तो प्रतिवादी द्वारा उत्तर कहेंगे। इसको आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिए, आगे बढ़िए। इससे ज्यादा ये जनरल चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए, ठीक है। वो मैंने टाइमलाइन आपको बताई थी, कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, फिलिंग प्लांट, फिर उसमें CNR नंबर चढ़ा, उसके बाद इशू ऑफ समन्स हुआ, प्लीडिंग्स हुई, ठीक है। प्लीडिंग के बाद ट्रायल हुआ, आर्गुमेंट हुआ, सेटलमेंट ऑफ इशू हुआ, ट्रायल हुआ, जजमेंट हुआ। ये हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे, इसको हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, चलिए दोस्तों, तो आज का क्लास हम यहाँ तक खत्म कर देते हैं। कल से हम लोग शुरू करेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के साथ हम लोग सेक्शन 26 पढ़ेंगे। सेक्शन 26 के साथ हम लोग ऑर्डर 4 पढ़ेंगे, ऑर्डर 4 के साथ हम लोग 6 भी पढ़ लेंगे, 6 के बाद हम लोग 7 भी पढ़ लेंगे। ये हमारी कल की क्लास शुरू होगी। और कुछ और भी जनरल चीज़ें जो CPC की हैं वो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। और आप भरोसा रखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप भरोसा रखिए, आपको 2 4 5 क्लास करिए। मुझे पता है कि अभी आप लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन 5 7 8 क्लास में आप करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें सही तरीका है पढ़ने का, और इसी तरीके से हम लोग पढ़ भी पाएंगे, और कोई तरीका नहीं। कुल मिला के 30 क्लास होने वाले हैं, ठीक है। इस 30 क्लास को आप लोग बेझिझक करिए। आप 30 क्लास के बाद ये देखेंगे, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप MCQ लगाइएगा, और हमारे जो भी क्वेश्चंस आपको अपलोड किए जाएंगे टेलीग्राम पे अलग अलग जगहों पे, आप उसको देखिए। आपको इसके बाद से कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज इंट्रोडक्शन एक तरह से क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने इतना जाना है। कल से फिर इन सारी चीज़ों को रिपीट की जाएंगी, और फिर आगे के और भी जो ऑर्डर्स रूल्स कंप्लीट कराए जाएंगे। और मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है कि हम 30 क्लास में करें। अगर हमारा 3 क्लास 4 क्लास एक्स्ट्रा होता है कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग CPC को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और कंप्लीट करने के बाद CPC के सारे PYQ आप आराम से देखिएगा, आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा कहीं कुछ अभी तक नहीं पूछा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अलविदा। फिर कल मिलते हैं नए रूल्स, नए ऑर्डर्स और नए सेक्शन के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।